तो चलो बच्चों, कल पार्ट 1 में हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट देखा था कैश फ्लो में। आज हम देखते हैं पार्ट 2 में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस देखना है। दूसरे कलर का पेन चाहिए। देखो, अब आपको क्या करना है, प्लस करना है। कौन कौन सी चीज़ें प्लस होंगी? जो भी कैश के इनफ्लो होंगे। कौन से कैश के इनफ्लो हैं? जैसे सेल रिसिप्ट फ्रॉम, ये प्लस होंगी। क्या क्या प्लस होएगा? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ये प्लस हो जाएंगे। उसके बाद अदर इनकम, जो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अदर इनकम के नाम से लेस किया था, जैसे क्या, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वो सारी की सारी यहाँ पे प्लस हो जाएंगी। क्या क्या प्लस हो जाएगा? इंटरेस्ट इनकम, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हमारी प्लस हो जाएंगी। ठीक है। अब आपका माइनस क्या होगा मित्रों? तो आपके जो माइनस में जाएगा वो होगा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। यदि आप फिक्स्ड एसेट्स बेच देंगे, खरीदेंगे, परचेस करेंगे, तो उसका जो भी परचेस प्राइस होगा वो, और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। यदि आप इन्वेस्टमेंट परचेस करते हैं तो वो भी क्या होंगे? माइनस हो जाएंगे। इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, एक चीज़ और आएगा, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स भी यदि आप परचेस करते हैं तो वो भी यहाँ से माइनस हो जाएगी। कैसे मालूम पड़ेगा? उसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस से हमको ये मालूम पड़ेगा कि परचेज हुआ है या नहीं। तो यहाँ से जो निकलेगा, यदि ये वैल्यू प्लस में आई है तो ये कहलाएगी कैश फ्लो, और यदि ये माइनस में आई है तो ये कहलाएगी यूज्ड इन फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है। इसके बाद आती है तीसरी एक्टिविटी, और उस तीसरी एक्टिविटी का नाम है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको क्या ध्यान रखना है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये होगा मित्रों कि जो आपकी, जैसे प्लस में क्या क्या जाएगा? तो प्लस में जाएगा इशू ऑफ, मतलब यहाँ पर आपको लिखना है रिसिप्ट फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स में चाहे इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, इन दोनों का इशू प्लस हो जाएगा यदि इशू होता है तो। फिर प्लस होगा डिवेंचर, ये भी प्लस हो जाएगा। उसके बाद रेजिंग ऑफ लोन,
रेजिंग ऑफ लोन, लोन यदि आप लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस में क्या जाएगा, माइनस में जाएगा रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ लोन, ये माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर, डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होगा तो वो भी माइनस हो जाएगा, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। यदि आप इसको प्रीमियम पे रिडीम करते हो तो वो प्रीमियम भी इसमें जुड़ के आ जाएगा। माइनस होगा इंटरेस्ट पेमेंट और माइनस हो जाएगा डिविडेंड पेमेंट। डिविडेंड पेमेंट भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि आपने शेयर डिबेंचर प्रीमियम पर इशू किए हैं तो वो प्रीमियम यहाँ पर प्लस हो जाती है। अब यहाँ से जो कैलकुलेट होके आएगा, यदि कुछ छूट गया हो तो कोई बात नहीं है, वो क्वेश्चंस में कवर हो जाएगा। यहाँ से जो निकल के आएगा वो कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम, और यदि माइनस में बैलेंस आता है तो यूज्ड इन कहलाएगा ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसके बाद आप इसमें प्लस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ पर प्लस कर देंगे तो जो आपको मिलेगा, यहाँ पर एक थोड़ी सी गलती हो गई बच्चों, इसको यहाँ नहीं आएगा, इसमें क्या करना है, अब यहाँ पे आएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पर आएगा तीनों एक्टिविटी का, पहली एक्टिविटी प्लस दूसरी प्लस तीसरी, तीनों एक्टिविटी का यहाँ पे नेट आएगा। यदि प्लस आया तो इंक्रीज और माइनस आया तो डिक्रीज। ये जो इंक्रीज डिक्रीज है इसमें आपको प्लस करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आपको इसमें प्लस कर देना है। तो जो आपको मिलेगा वो मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यदि ये आपकी बैलेंस शीट से मैच हो जाता है तो पूरा क्वेश्चन सही है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत है। यानी कि ये 6 नंबर में जो क्वेश्चन आएगा कैश फ्लो का, वो गारंटीड होगा कि आपसे बन गया या नहीं। वहीं पे चेक हो जाता है बैलेंस शीट के थ्रू कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं है, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डिफरेंस होगा वही यहाँ पर आना चाहिए। यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। ये तो है एक पूरा फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के बाद अब हमको जो काम करना है, ये फॉर्मेट की पीडीएफ मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में शेयर कर दूंगा। उसके बाद ये मेरी मोबाइल ऐप पर भी मिल जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हुए इसको देखते हैं, इसमें कुछ एडजस्टमेंट होते हैं। हम पहले पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर एडजस्टमेंट्स। ये जो एडजस्टमेंट हैं वो क्या हैं, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर 1, सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट है
प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। इसमें आपको पहला तो ये कि इफ ओनली ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस इज गिवन in balance sheet and there is no adjustment or any other information। आपको बैलेंस शीट में गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और उसके लिए एडजस्टमेंट में कोई बात नहीं बोली, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई बात नहीं बोली गई है। तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट इन CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो यूं होगा कि जो ओपनिंग बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस जो होगा उसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे बिलो, नीचे, और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे टॉप में। अब ये बिलो क्या है, अबव क्या है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने मित्रों आपको जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट सिखाया था तो मैं आपको फिर से एक बार वहाँ ले जा करके आपको दिखा देता हूँ कि जब हमने इस CFS की शुरुआत की थी तो यहाँ पर हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड को अंडरलाइन करके प्लस किया है। ये जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है ये कौन सा बन जाएगा, ये दिखता है क्या, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पर ये वाला यही बैलेंस होता है, ये वाला। और जो हम यहाँ पर नीचे माइनस करते हैं, जो हम इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये माइनस करते हैं इनकम टैक्स पेड, ये क्या बन जाएगा, जो ओपनिंग बैलेंस होगा ही वो। यानी कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर में बनता है और उसका पेमेंट नेक्स्ट ईयर में होता है। इसका मतलब जो ओपनिंग होगा वो पे होगा करंट ईयर में और जो क्लोजिंग होगा उसका पेमेंट नेक्स्ट ईयर में जाएगा। इसलिए हम यहां से जो माइनस और प्लस करेंगे वो क्या करेंगे कि हम ओपनिंग को माइनस कर देंगे नीचे और क्लोजिंग को हम प्लस कर लेंगे ऊपर। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो बात ये हो गई कि भैया बैलेंस शीट में गिवन नहीं है, ओनली ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है, नो एडजस्टमेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये यदि इफ गिवन इन एडजस्टमेंट, यदि एडजस्टमेंट में दिया है तो फिर क्या होगा, तो ट्रीटमेंट ऐसा होगा बच्चे कि आपको बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का क्या अकाउंट बनाना पड़ेगा वो देख लो। पापा से आशीर्वाद लेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिट में, बाय बैलेंस BD, ये ओपनिंग बैलेंस है। जो भी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस दिया होगा वो, और क्लोजिंग बैलेंस हम यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये है आपका क्लोजिंग बैलेंस। ये दोनों लिखने के बाद अब आपको ये देखना है कि ये ओपनिंग क्लोजिंग तो बैलेंस शीट में मिलेगा और एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है, क्या इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया है, तो उसको आप यहां पे लिख देंगे टू बैंक इनकम टैक्स पेड ध्यान रखना, यदि पेड दिया है तो यहां आ जाएगा और यहां आ जाएगा बाय प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर।
ये फिक्स है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं आता मित्रों। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा बिलो, और जो ये है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा टॉप में। यदि एडजस्टमेंट में है तो, नहीं है तो हम ये करके आगे निकल लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं हम। तो जो दूसरा एडजस्टमेंट है वो है डिविडेंड का। डिविडेंड दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरिम डिविडेंड और एक होता है फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड को आप सीएफएस में क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर लेंगे और इसको पहला ट्रीटमेंट ये होगा एंड सेकंड ट्रीटमेंट जो होगा वो होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। फिक्स है, यही करना है। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं और इसका एक इफेक्ट होगा ऑपरेटिंग में, टॉप में ये क्या हो जाएगा प्लस, जहां पर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं वहां पर ये प्लस हो जाएगा इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड का भी एक ट्रीटमेंट तो बिल्कुल यही होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, दूसरा फाइनेंसिंग में एक्टिविटी में माइनस होगा। लेकिन सवाल ये होता है कि दोनों का ट्रीटमेंट सेम है, पर इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो ड्यूरिंग द ईयर दिया जाता है। फाइनल डिविडेंड वो होता है कि जब आप साल भर बिजनेस कर लेते हो उसके बाद शेयर होल्डर की मीटिंग होती है, फिर ये प्रपोज्ड होता है। तो जो फाइनल डिविडेंड है इसमें क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि इंफॉर्मेशन कैसी है, और इसको हम जब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर कर देंगे। अब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यदि इक्विटी शेयर पे डिविडेंड है, इक्विटी शेयर पर डिविडेंड है तो प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड लेना है, पर भी डिविडेंड अपने आप लेना है। और यदि इक्विटी शेयर पर डिविडेंड नहीं है तो प्रेफरेंस शेयर पर भी डिविडेंड नहीं लेना। ठीक है, ये बात ऐसे आती है सर इक्विटी पे तो दे देंगे प्रेफरेंस, तो प्रेफरेंस शेयर के आगे जो परसेंट लिखा रहता है वो डिविडेंड का रेट होता है। जैसे लिखा है 10% प्रेफरेंस शेयर, इसका मतलब ये जो 10% ये डिविडेंड की रेट होती है। यदि इक्विटी पे दिया है तो ये रेट आप अप्लाई कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन में दी होगी 10, तो मैंने एक एग्जांपल लिया है। अच्छा, इसके साथ में अब आपको ये ध्यान रखना है कि चलो ये मैंने स्पेस छोड़ दी, याद आएगा तो मैं और लिख दूंगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 पर। एडजस्टमेंट नंबर 3 पर चलते हैं तो सबसे जो खतरनाक एडजस्टमेंट होता है वो होता है फिक्स्ड एसेट्स का। अब फिक्स्ड एसेट्स का जो एडजस्टमेंट है वो कुछ यूं है कि फिक्स्ड एसेट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दो तरीके से मेंटेन होती है। फिक्स्ड एसेट्स दो तरीके से मेंटेन होती है। मेंटेन्ड एट, कैसे मेंटेन हुई है, मतलब कॉस्ट पर मेंटेन हुई है
या WDV पर मेंटेन हुई है। कॉस्ट पे मेंटेन होने का क्या मतलब है और WDV पर मेंटेन होने का क्या मतलब है। कॉस्ट का मतलब है कि उस पर क्वेश्चन में तुम्हें एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन यदि क्वेश्चन में गिवन है सारी मशीनों का, ये बैलेंस शीट में तुमको दिया है। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है रिजर्व फॉर डिप्रिसिएशन। रिजर्व फॉर डिप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बैलेंस शीट में गिवन होगा तो उसका मतलब ये है कि जो फिक्स्ड एसेट है वो कॉस्ट पे मेंटेन है, और यदि WDV पे है तो वहां पर आपको ये वाली चीज गिवन नहीं होगी, वहां पर आपका सिंपल सा डिप्रिसिएशन होएगा। WDV का मतलब ये होता है कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। ठीक है, आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है, क्वेश्चन में यदि ये दोनों चीजें दी हैं, इसका बैलेंस शीट में यदि इन दोनों में से कोई भी एक नाम दिया है, इसका मतलब है कि वो कॉस्ट पर मेंटेन है, तो उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से होगा। और यदि WDV पे है तो ये चीजें नहीं है क्वेश्चन में, इसका मतलब है कि WDV पे है। अब समझते हैं हम, यदि पहला उठाते हैं कि एट WDV, यदि WDV पर है तो क्या होगा, तो आपको फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाना है। फिक्स्ड एसेट अकाउंट बहुत सिंपल होता है, याद करेंगे, आशीर्वाद लेंगे पिताजी का, पर्टिकुलर अमाउंट। ऐसा एग्जाम में नहीं लिखना नालायकों, पूरा लिखने का, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। सबसे पहले यहां पे आएगा टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, कोई समस्या नहीं है। फिर यहां पर आ जाएगा टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स को यदि प्रॉफिट में बेचोगे तो यहां पर आ जाएगा इफ, यदि है तो जरूरी नहीं है। उसके बाद यहां आ जाएगा टू बैंक या कैश, जो भी आप लिखना चाहें, इसका मतलब है कि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट है। इधर आएगा बाय डेप ड्यूरिंग द ईयर, उस साल जो आप डिप्रिसिएशन लगाओगे वो यहां आ जाएगा। बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये यहां पर आ जाएगा। बाय बैंक, यहां पर आ जाएगी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो फिक्स्ड एसेट्स की सेल वैल्यू वो यहां आ जाएगी, और आ जाएगा बाय बैलेंस CD यानी क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इनमें से कुछ भी बैलेंसिंग फिगर आ सकता है, बस इंपॉर्टेंट है इसका ट्रीटमेंट। और वो देखो, ये जो दोनों चीजें हैं, डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये दोनों चीजें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होती हैं और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होता है। सेल ऑन प्रॉफिट, यदि प्रॉफिट पर बेचोगे फिक्स्ड एसेट्स को तो वो माइनस होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। यदि मैंने नहीं लिखा है तो मैं अब लिख देता हूं, कुछ चीजें जानबूझ के छोड़ देना चाहिए। हाँ, नहीं लिखा है मित्रों, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स से लिखा है पर प्रॉफिट नहीं लिखा, तो अब लिख देता हूं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, तो ये भी माइनस होगा। ठीक है, ऐसे ही जो कुछ भी याद आता रहेगा वो लिखता रहूँगा। मैं भी इंसान हूँ। ये जो बैंक लिखा है ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, और ये जो बैंक है ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, क्योंकि परचेज हम इन्वेस्टिंग में माइनस करते हैं और सेल प्लस करते हैं। ठीक है, अब सर ये तो WDV हो गई, कॉस्ट पे मेंटेन करोगे तो
तो कॉस्ट पे देख लो, कॉस्ट के बाद टाइम पर हमको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कौन से 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे ये हम समझते हैं। तो देखो अब एट कॉस्ट सबसे डेंजरस आइटम यही है और बच्चा निपटता भी यही है। सो बी वेरी केयरफुल फॉर दिस। तो यहां पर एक तो बनेगा फिक्स्ड एसेट अकाउंट और दूसरा बनता है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। एक बनता है दूसरा प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, या फिर इसी को बोला जाता है एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट। अगेन आशीर्वाद लो पिताजी का, पर्टिकुलर अमाउंट लिखो। यहाँ पर लिखोगे बाय बैलेंस, बीडी ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पर आएगा 2 डेप ऑन एफए सोल्ड, और ये जो अमाउंट होगा वो होगा एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है जिस दिन मशीन ली है उस दिन से लेकर के आज तक का डिप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड कहलाता है। और यहाँ पर आ जाएगा 2 बैलेंस सीडी, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो सर डेबिट क्रेडिट बराबर करने के लिए आपको यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगा बाय डेप ड्यूरिंग द ईयर, उस साल का डिप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर के रूप में यहाँ निकलेगा। अच्छा सर इसका क्या करें? तो ये जाएगा बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस। ये क्या होगा ये अभी बताता हूँ ब्रेक के बाद। यहाँ फिर से पिताजी का आशीर्वाद लिया और पुराना जो फॉर्मेट था फिर छाप दिया। 2 बैलेंस बीडी, 2 बैलेंस बीडी में आप ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख देंगे। 2 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पर लिखेंगे। ये ऑपरेटिंग में माइनस होगा, फिर 2 यहाँ बैंक लिख देंगे, यानी ये परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट है। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे बाय बैंक, जिसका मतलब होगा फिक्स्ड एसेट्स जो आपकी सेल हुई है वो। बाय लॉस ऑन सेल, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को बेचने में यदि लॉस हुआ है तो यहाँ, और यहाँ पर आएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप ऑन फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड। उसके बाद आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। अब आपको क्या ध्यान रखना है बेटा कि ये तो कहां चला जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस, ये चला जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, ये जो लॉस है ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, ये जो अमाउंट है ये वाला यही है, यही वाला अमाउंट उठ के यहाँ आएगा या ये वाला उठ के यहाँ आएगा, बस इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं। हाँ, इन्वेस्टमेंट का यदि आपको अकाउंट बनाना पड़ा तो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बिल्कुल WDB जैसा बनेगा, ऐसा कैसा सेम टू सेम यदि बनाना पड़ा। बस फर्क ये है कि उसमें डिप्रिसिएशन नहीं आएगा, डिप्रिसिएशन को छोड़ दो तो बाकी सारी चीजें सेम टू सेम आएंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं जो है इंटेंजिबल एसेट्स का। नेक्स्ट जो हमारा एडजस्टमेंट है वो है इंटेंजिबल एसेट का। इंटेंजिबल एसेट्स, जो इंटेंजिबल एसेट हैं वो क्या है ये समझिए। अब इसमें आपको 2 तरीके देखना है। केस 1, केस 1 में है इफ वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट
डिक्रीजेस, या इसका मतलब यह है कि ओपनिंग वैल्यू बड़ी है एंड क्लोजिंग वैल्यू छोटी है, तो आप क्या करोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको प्लस कर देंगे एमोर्टाइजेशन मान के ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर दोगे। लेकिन यदि कहानी बदल गई, केस 2, इफ वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट इंक्रीजेस, यदि वैल्यू इंक्रीज हुई, इसका मतलब है कि ओपनिंग बैलेंस छोटा है एंड क्लोजिंग बैलेंस बड़ा है। यदि ओपनिंग बैलेंस छोटा है और क्लोजिंग बड़ा है तो ये कहां चला जाएगा, CFS में। तो ये आपकी कहानी कुछ ऐसी होगी कि ये परचेज मानते हुए, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट मान करके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस में चला जाएगा। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यहां आदमी फंस जाता है क्योंकि, ठीक है। अब आगे के पेजेस और हम छोड़ देते हैं, यदि कुछ हमें याद आया तो हम इसको लिख लेंगे और क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। 2 पार्ट में एक बार आप इतना रिवाइज कर लें, बाकी हम कल मिलके चंगा करेंगे क्वेश्चंस। कल सीधा क्वेश्चंस पर वार होगा, ठीक है।